मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ गुरुकुल यूट्यूब ऑनलाइन एमपी टेट की ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारे प्राकृतिक संसाधन एवं उनका संरक्षण। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। जब हम प्राकृतिक संसाधन को समझ लेंगे तो उनका संरक्षण भी हम आराम से समझ सकते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक मतलब प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए वे सभी पदार्थ। प्रकृति या पृथ्वी द्वारा प्रदान किए गए वे सभी पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी है तथा उसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ठीक है, प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए वे सभी पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी है तथा उसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, उन सभी को हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन क्या होंगे? जो पृथ्वी से हमें पदार्थ मिले हैं, हमें जिस रूप में वो पदार्थ मिले हैं हम उसी रूप में उसका उपयोग करते हैं। हमें जिस प्रकार उसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है प्राकृतिक संसाधन। जैसे जल, खनिज, भूमि, वन्यजीव। मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई थी प्राकृतिक संसाधन की? जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं और हम उनके रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हमें जिस रूप में मिले हैं हम उसी रूप में उसका प्रयोग करते हैं। जैसे जल हमें जिस रूप में मिला है हम उसी रूप में उसका प्रयोग करते हैं। भूमि जिस रूप में है उसी रूप में प्रयोग करते हैं। वन्य जीव जिस रूप में है उसी रूप में उसका प्रयोग करते हैं। तो ये सब क्या होगा? प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, हम एक प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण देख लेते हैं ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो प्राकृतिक संसाधनों को हमने दो भागों में बांटा है, नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय। नवीनीकरणीय क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण सतत रूप से होता है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण सतत रूप से होता है, मतलब इनका निर्माण आसानी से निरंतर चलता रहता है, उसे नवीनीकरण कह लेंगे। और अनवीनीकरण कौन पदार्थ होंगे? जिनका एक बार उपयोग करने के बाद फिर से उपयोग नहीं किया जाता है और वो कई वर्षों के बाद बनते हैं। सतत निर्माण नहीं होता है, निरंतर निर्माण नहीं होता है, कई वर्षों की प्रोसेस के बाद में जिसका निर्माण होता है, या फिर निर्माण होता ही नहीं है। एक बार प्रयोग करने के बाद जिसका वापस से प्रयोग नहीं कर सकते, पुनः प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अनवीनीकरण कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ नवीनीकरण और अनवीनीकरण। अब नवीनीकरण को भी हम समझने के तौर पे दो भागों में बांट सकते हैं, सतत और जैविक। सतत मतलब जिसका निरंतर उत्पादन हो रहा है, जल, पवन, मिट्टी, सौर ऊर्जा, सूर्य की रोशनी निरंतर हमारे साथ है, मिट्टी हमारे पास में है, पवन हवा चलती रहती है, जल का निर्माण निरंतर हो ही रहा है। उसके एक और है जैविक, वनस्पति, पेड़ पौधे तथा वन्य जीव। ये जैविक है, जीव है इनमें, मतलब सजीव है ये वनस्पति और जीव जंतु। इनका एक निश्चित समय के बाद निर्माण होता है, बनते हैं, लेकिन इनका भी सतत निर्माण चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधे आज ही उगे हैं, कई वर्षों से नहीं उगे हैं, नहीं, कल अगर हमने फिर पौधा उगाया तो वो उग जाएगा। इसके अलावा देखेंगे अनवीकरणीय में, देखेंगे पुनः चक्री और अचक्री, मतलब इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं। पुनः चक्री मतलब जिसका पुनः चक्रण किया जा सकता है, बार बार उसके रूप परिवर्तन किया जा सकता है। और एक होता है अचक्री, मतलब जिसका एक बार प्रयोग हो गया है उसके बाद उसका चक्रण या फिर उसको पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, सोना या लोहा। अब मान लो अगर लोहे का हमने आज कोई टेबल बनाई है लोहे की, तो उसको पिघाल के हम फिर से किसी नई वस्तु को बना सकते हैं, मतलब उसका पुनः चक्रण। अब जैसे सोना को देखेंगे तो सोना, अगर आज हमने सोने का कुछ आभूषण बनाया है तो सोने का उस आभूषण का रूप परिवर्तन करके उसे पुनः चक्रित करके उसे दूसरे आभूषण में परिवर्तन किया जा सकता है। वैसे जीवाश्म ईंधन अचक्री, मतलब कोयला एक बार जल गया, ईंधन हो गया, तो उसके बाद एक बार राख बन गई, तो फिर इसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों को हम नवीकरणीय अनवीनीकरण के रूप में बांट सकते हैं। नवीनीकरणीय क्या होगा?
जल, पवन, मिट्टी, ऊर्जा, वनस्पति, जीव जंतु, ये सभी क्या होंगे? प्राकृतिक संसाधन होंगे। इसके साथ सोना, चांदी, कोयला, ये सब भी प्राकृतिक संसाधन ही होंगे, क्योंकि ये भी हमें प्रकृति से ही मिले हैं, लेकिन इनका निर्माण निरंतर नहीं होता है, अनवनीकरणीय है। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसका अगला देख लेते हैं, प्राकृतिक संसाधन और उनका संरक्षण। टॉपिक था उनका संरक्षण, तो अब संरक्षण को देख लेते हैं। तो संरक्षण में हम सबसे पहले देखेंगे भूमि, भू संसाधन और उसके साथ उसका संरक्षण। तो भू संसाधन क्या होंगे? भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, पहले ही हम बता चुके हैं कि भूमि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। अब प्राकृतिक संसाधन है तो वो क्या है? जिस पर मानव, अब भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है और इसका हम उपयोग कैसे करते हैं? मानव जीवन, वन्य जीवन, प्राकृतिक वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार आदि जो भी आधारित है वो सब क्या है? भूमि पे है। मतलब हमारा पूरा अस्तित्व भूमि पे ही है। भूमि नहीं होती तो हम शायद कुछ नहीं कर सकते थे। इसके बाद देख लेते हैं हम भूमि निम्नीकरण और उसका संरक्षण के उपाय। मतलब भूमि जो कम हो रही है, मतलब भूमि का जो हास्य हो रहा है और उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। भूमि का हास्य क्या हो रहा है, उसके क्या कारण है? तो इसका मेन कारण है वनों का उन्मूलन, वनों का खत्म होना। दूसरा, अति पशुचारण, मतलब अत्यधिक पशुचारण के कारण पृथ्वी हरी भरी नहीं हो पा रही है। खनन से, खनन मतलब कि खनिज पदार्थों को भूमि को खोद के उसकी गर्भ से निकाला जाता है। जब भूमि को अत्यधिक खनन किया जाएगा तो वो नीचे से क्या हो जाएगी? खोखली हो जाएगी। जो उत्खनन की होती है ना समस्या, उत्खनन वही होता है। जब भूमि खोखली हो जाती है तो वहाँ भूकंप की समस्याएं अत्यधिक बढ़ जाती हैं। अब भूकंप होगा तो भूमि में कहीं ना कहीं दरारें आएगी, तो भूमि का हास्य हो रहा है। तो उन सबको हम किस तरीके से रोक सकते हैं? जब कारण है वनों उन्मूलन, मतलब वनों का खत्म होना, तो इसका उपाय भी क्या होगा? अत्यधिक वन लगा के। एक और इसका कारण क्या है भूमि का निम्नीकरण का? अति पशुचारण। अब अति पशुचारण है तो जो पशुचारण है या चराई की जो ज़मीन है उस पर नियंत्रण करके, खनन की क्रियाओं को नियंत्रित करके, मतलब जो उत्खनन हो रहा है उसे संभवतः नियंत्रित किया जा सकता है। अगला देख लेते हैं हम, वायु और जल के द्वारा भी मृदा की ऊपरी परत का अपवर्धन होता है। अब भूमि में क्या होगा? भूमि है, भूमि के सबसे ऊपरी भाग क्या होती है? मृदा है। और मृदा का अपरदन मतलब या तो वो पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी या जल के बहाव के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, उससे भी भूमि का हास्य होगा। अगला कौन सा है देख लेते हैं, औद्योगिक जल के निकास से भी भूमि प्रदूषित होती है। औद्योगिक जल का जो रिसाव होगा, अब औद्योगिक जल में क्या होगी? विषैली गैसें होगी, विषैले रासायनिक पदार्थ होंगे, विषैले कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होंगे। तो वो सब भी क्या होता है? जल के साथ भूमि में भी मिलते हैं। जल में तो मिलते ही है, उसके साथ भूमि में भी मिलके वो भूमि को भी प्रदूषित करते हैं। तो इन सब के कारण भूमि की गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कमी आती है। तो इसी कमी को रोकने के क्या क्या उपाय है, तो हम वो उपाय को अब देख लेते हैं। क्या क्या उपाय है? वही मैंने बताया था, जो कारण है वही उपाय है। मतलब एक चीज़ याद कर लो, कारण याद कर लोगे तो अपने आप उपाय भी याद हो जाएंगे। तो क्या है? वन रोपण करके, चारागाहों का उचित प्रबंध करके, पेड़ों की रक्षा करके। अब वन रोपण करना, वनों का अगर वृक्षों का रोपण करेंगे, पौधों का रोपण करेंगे तो वो बड़े होके क्या होंगे? वृक्ष होंगे। और जो वृक्ष है उन्हीं को हम क्या कर सकते हैं? उनका रक्षण कर सकते हैं, मतलब उसकी देखभाल कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, वृक्षों को की कटाई को रोक सकते हैं ताकि वन भी सुरक्षित रह सके। और अगला, अगर वन को बढ़ाना है तो अत्यधिक वनों का रोपण करो। पशुचारण पर नियंत्रण करके, भूमि कटाव की रोकथाम, भूमि को भी जो भूमि कटाव हो उससे रोकथाम कर सकते हैं। भूमि कटाव मतलब वही मृदा अपरदन जो हो रहा है उसे रोक के, उसे नियंत्रित करके। और उसे नियंत्रित हम कब कर पाएंगे? जब हमारे पास अत्यधिक वन हो गए, वृक्ष होंगे, क्योंकि वृक्ष अपनी जड़ों के माध्यम से मृदा को एक ही स्थान पर रोकने की क्षमता होती है उनमें। तो भूमि कटाव को रोककर
बंजर भूमि पर उचित प्रबंध करके। अब जो बंजर भूमि होती है, बंजर भूमि मतलब जहाँ पे किसी उत्पादन नहीं होता है, उपजाऊ भूमि नहीं होती है, तो उसमें ऐसे पौधों का रोपण करना जो कि उस भूमि के लायक हो। जैसे रेगिस्तान के कुछ पौधे बंजर भूमि में लगा सकते हैं, या उसे और थोड़ा खोद के, या फिर वहाँ मिट्टी ला के, मतलब किसी भी प्रकार से उस बंजर भूमि का प्रबंध करना, उचित तरीके से प्रबंध करना, वहाँ पे हरियाली का उत्पादन करना। उसके बाद है खनन नियंत्रण। वही जो खनन इसकी समस्या थी, उत्खनन, उसी को नियंत्रण करके औद्योगिक जल के परिष्करण करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब उद्योग से जो जल निकल रहा है उसे काफ़ी मात्रा में शुद्ध करने की प्रोसेस होती है, तो उसे शुद्ध करके फिर नदी या नालों में छोड़ा जाए और भूमि पे छोड़ा जाए, ताकि विषैले पदार्थ वगैरह की मात्रा कम होए। कम होगी तो भूमि का प्रदूषण भी कम होगा। ठीक है, इसके उपाय हमने देख लिए। अगला देख लेते हैं क्या है, मृदा मतलब मिट्टी। अब हमने पढ़ा था प्राकृतिक संसाधन में क्या आता है, मिट्टी आती है। तो मिट्टी का संरक्षण कैसे कर सकते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो इसका मृदा अपरदन के कारण देख लेते हैं। वही मृदा अपरदन के कारण मैंने आपको बताए थे। क्या होता है, मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है। इसका निर्माण कैसे होता है मिट्टी का, तो चट्टानों में भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के कारण, भौतिक या रासायनिक गतिविधियों के कारण चट्टानें किस में परिवर्तित होती है, मिट्टी में, मृदा में परिवर्तित होती है, मिट्टी बन गई। अब मिट्टी का अपरदन या मिट्टी का कटाव कैसे होगा, इसके क्या कारण हैं, दो कारण हैं। एक प्राकृतिक कारण है और एक मानवीय कारण है। मृदा अपरदन मृदा के नुकसान के या मृदा के निम्नीकरण के दो कारण हैं। एक प्राकृतिक कारण हो सकता है और एक मानव जनित कारण हो सकते हैं। तो प्राकृतिक कारण में क्या होगा, वायु अपरदन, जल अपरदन। हम मानवीय कारण को बाद में देख लेंगे, पहले हम देख लेते हैं प्राकृतिक कारण और एक मानवीय कारण। तो प्राकृतिक कारण में क्या होगा, प्राकृतिक कारण में होगा वायु अपरदन, मतलब वायु के माध्यम से अपरदन और एक जल के माध्यम से अपरदन। तो वायु के माध्यम से अपरदन कैसे होगा, वायु द्वारा मैदान या किसी ढलवा क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को वायु या पवन अपरदन कहते हैं। वही हवा क्या करेगी, हवा के झोंके से मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी तो जिस स्थान से गई है वहाँ की मृदा क्या हुई है, वहाँ की मृदा का अपरदन हुआ है, वहाँ की मृदा को नुकसान हुआ है, क्योंकि उसकी जो उपजाऊ मृदा थी, ऊपर की जो उपजाऊ मृदा थी, वह बह के वायु के झोंके के साथ या जल के बहाव के साथ बह के दूसरी जगह चली गई। तो वहाँ पे मिट्टी में कहीं ना कहीं उर्वरक क्षमता में कमी आई है। तो एक वायु कारण हो गया और एक जल कारण हो गया, जल में बहाव के कारण। अब अगर हम इसका मोटे तौर पर देख लेंगे तो जल अपरदन बहते हुए जल के कारण होता है। जल अपरदन बहते हुए जल के कारण जब मृदा की ऊपरी परत बह जाती है तो वह जल अपरदन कहलाता है। ठीक है, वैसा ही वायु प्रदूषण, वैसा ही जल प्रदूषण। ठीक है, ये दोनों मानवीय कारण हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ यम्बल भूमि में नहीं है, या चंबल है। क्या है, चंबल, इसको थोड़ा सा सुधार लेना। चंबल भूमि में ऐसी भूमि के खंड भूमि को कहा जाता है, कहा जाता नहीं है, कहा जाता है। हाँ, आपने देखे होंगे चंबल बेसिन में खंड पड़े हुए हैं, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा क्रीमिलियर एरिया भी कहा जाता है। तो चंबल के जो बेसिन हुए हैं, जो खंड हो गए, मतलब वहाँ पे भूमि का इतना अत्यधिक कटाव हो गया है कि वहाँ पे बड़े बड़े भागों में भूमि बढ़ गई है। तो इन्हीं खंडों में चंबल बेसिन, ये खंड कैसे हुए हैं, नदी के प्रवाह के कारण।
चंबल नदी इतनी तेज प्रवाह से बहती है वहाँ पे कि वहाँ पे भूमि का अत्यधिक कटाव होने के कारण वहाँ खंड पड़ चुके हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं मानवीय कारण। मानवीय कारण में देखेंगे, मानवीय कारण में यही होगा, वनों का उन्मूलन, मानवीय कारण में क्या होगा, वनों का उन्मूलन। वन उन्मूलन हो रहा है तो क्या हो रहा है, पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है तो पेड़ ज़मीन की पकड़ नहीं कर पाएंगे। उसकी जड़ क्या होती है, भूमि की पकड़ करती है। अगर पकड़ ही नहीं कर पाएंगे तो मृदा आराम से बह के चली जाएगी, उसे कोई रोकने वाला नहीं होगा। और अगर पेड़ होंगे तो वो मृदा वहीं रुक जाएगी, अत्यधिक मात्रा में नहीं बहेगी। अति चराई, चराई के कारण पृथ्वी क्या हो गई है, खाली हो गई है। अब पृथ्वी अगर खाली हो जाएगी, भूमि खाली हो जाएगी, भूमि अगर खाली हो गई है तो फिर मृदा का आराम से बहाव होगा। जल प्रणाली की कृषि वे मानवीय कारण हैं जो प्राकृतिक कारण को मृदा अपर्दन के लिए जमीन प्रदान करते हैं। ठीक है, अब इसके बचाव के कुछ कारण देख लेते हैं। इसके बचाव के कारण है समोच्चयी कृषि करना या सीढ़ीदार कृषि करना। अब अगर कोई ढलान का क्षेत्र है, कोई पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पे अगर हम सीढ़ी नुमा खेती करेंगे, आपने अगर टीवी वगैरह या किसी सीरियल में देखा होगा तो जो चाय के बागान होते हैं वो सीढ़ी नुमा होते हैं, ढलान वाली क्षेत्र में होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं। तो वो हम रोपण करके, ताकि क्या होगा, जो भूमि है ढलान पे एकदम मृदा बह के नीचे नहीं आएगी। अगर ढलान पे हम कोई पौधों का रोपण कर देंगे, अगर कृषि करेंगे, मतलब पौधा ही हुआ, पेड़ पौधे अगर लगाने, तो मिट्टी रुकेगी, मिट्टी का पकड़ होगी उन पौधों के कारण, कृषि के कारण। अति चराई को रोककर, मतलब चराई अगर अत्यधिक हो रही है तो उस पर नियंत्रण करके। अगला, वन रोपण करके और संरचनात्मक बांध बनाकर। अगर बांध का निर्माण कर देंगे तो पानी बांध में एकत्रित होगा, वो इतना पानी नहीं बहेगा, बांध में एकत्रित हो जाएगा। तो ये सब कारण होते हैं मृदा अपरदन को रोकने के। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला क्या है, वनों की सुरक्षा। वनों की सुरक्षा करके अब वनों की सुरक्षा कैसे करेंगे, वनों में जो अवैध कटाव हो रहे हैं, बिना अनुमति के कटाव हो रहे हैं, तो उन कटाव को रोककर, तो अवैध दोहन न करना, खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण करना तथा वन को आग से बचाना। ठीक है, वन को हम कैसे कैसे बचा सकते हैं, वहाँ पे जो पेड़ लगे हैं उन्हें ना काटना सबसे पहले तो। दूसरा, अत्यधिक वृक्ष का रोपण करके। और अगला है वनों में जो आग लगने की समस्या होती है उससे सुरक्षा प्रदान करना, उससे बचना। ठीक, अब अगर वन आया है तो वन संसाधन भी हम यहीं पढ़ लेते हैं। वन संसाधन तो भूमि पर प्राकृतिक रूप से स्वतः ही उगने या बढ़ने वाले पेड़ पौधे, वृक्ष एवं झाड़ियों के सघन आवरण को वन कहा जाता है। सबसे पहले तो वन किसे कहेंगे, जो पृथ्वी है या भूमि पर है, प्राकृतिक रूप से या मानवीय कारण से उगने या बढ़ने वाले पेड़ पौधे, वृक्ष, झाड़ियों के सघन आवरण को, मतलब अत्यधिक मात्रा में जहाँ पेड़ होंगे, अत्यधिक मात्रा में, सघन मात्रा में, कि जहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो, कोई रास्ता नहीं हो, हर जगह पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़, वृक्ष ही पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, वन की श्रृंखला में रखेंगे, वन कहेंगे। वनों की आर्थिक व पर्यावरणीय उपयोगिता के कारण इन्हें संसाधन माना गया है। अब हम संसाधन इन्हें क्यों मान रहे, संसाधन क्या होते हैं, सबसे पहले तो संसाधन मतलब कोई साधन। अब वन हमारे आर्थिक और पर्यावरण को एक आधार प्रदान करते हैं। वन कहीं न कहीं हमारी इकोनॉमी पावर को मजबूत करते हैं। इमारती लकड़ी मिलती है, जड़ी बूटियाँ मिलती है, फल फूल मिलते हैं, तो आर्थिक हो गया। पर्यावरणीय ऑक्सीजन मिलती है हमें, तो वो सभी क्या हो गया, पर्यावरणीय हो गए। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं, इसलिए हमने उसका यूज़ किया, वन संसाधन कहा है। इन्हें हरा सोना भी कहा जाता है, हरियाली होती है इसलिए इन्हें हरा सोना कहा जाता है। हमने यहाँ वन देखे, वन क्या होते हैं, प्राकृतिक रूप से
जो उगने वाले पेड़ पौधे होते हैं और सघन मात्रा में जहाँ होते हैं उन्हें वन कहा जाता है। और संसाधन क्यों क्या कहा गया? क्योंकि ये आर्थिक और पर्यावरण रूप से हमें कहीं न कहीं उपयोगिता प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें संसाधन, तो वन संसाधन। अब वनों की आवश्यकता और महत्व के बारे में भी देख लेते हैं, ये हमारे एक टॉपिक सिलेबस का टॉपिक है। तो वनों की आवश्यकता क्यों रही? क्या करते हैं वन हमारे लिए? मानव जीवन का अभिन्न अंग है। कैसे है अभिन्न अंग? तो ये हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं, घरेलू उपयोग की वस्तुएं देते हैं, पशुओं के लिए चारा देते हैं, ईंधन हेतु लकड़ी और वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं। कितने महत्वपूर्ण हैं? वन्य जीव के लिए आवास दे रहे हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन दे रहे हैं, पशुओं के लिए चारा दे रहे हैं, और क्या चाहिए वनों से? और भी देंगे। वनों के विभिन्न उद्योग जैसे कागज उद्योग, रबड़ उद्योग, कत्था उपयोग, दिया सिलाई, ये जो माचिस की काड़ियाँ बनती है वो पीछे की डंठी कहाँ से बनती है? लकड़ी की बनती है। प्लाईवुड का काम है, खेल के सामान, ये सभी कहाँ से मिलते हैं? इमारती लकड़ियों से बनते हैं। तो इमारती लकड़ी कहाँ से मिलेगी? वन से। वनों से औषधियों की आपूर्ति सुनिश्चित होती है। मैंने कहा था जड़ी बूटियाँ, अब जड़ी बूटियाँ वनों से मिलती है, तो औषधियाँ भी हमें कई प्रकार की वनों से प्राप्त होती है। वन रक्षा करने में, जो वन होता है वो वर्षा करने में सहायक होते हैं। आपको पता ही है, बादल को अपनी ओर आकर्षित करते हैं वन। जहाँ वन अत्यधिक होते हैं वहाँ बारिश अत्यधिक होती है। क्यों? क्योंकि वो बादल को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। वनों से भूमि कटाव पर रोक लगती है। काफ़ी टाइम से हम यही अभी डिस्कस ही कर रहे हैं कि वन से क्या होता है? भूमि, मृदा का अपरदन नहीं होगा। मृदा का अपरदन नहीं होगा तो मिट्टी वहीं उर्वरक होगी, उसी स्थान पर उर्वरक होगी, वहीं होगी तो क्या होगा? वहाँ भूमि की उर्वरकता बढ़ेगी। ठीक है। इसके साथ साथ और क्या हो सकता है? मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है, बाढ़ नियंत्रण में सहायक है, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भारतीय वनों को कितने भागों में बांटा गया है। वनों की सुरक्षा हमने देख ही लिया था पहले। वनों की सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं? अत्यधिक वन रोपण करके, वनों में जो वृक्ष है उनकी कटाई को रोक के, और वनों को आग से बचा के। अगला हम देख लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट, भारतीय वनों के प्रकार। अब भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ देख लेते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ अत्यधिक वर्षा होगी। अत्यधिक वर्षा भारत में किस एरिया में होते हैं? भारत के पूर्वी भाग। कौन सा है? मेघालय, मणिपुर, असम। अगर ऊपर देख लेंगे तो कुछ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे अत्यधिक बारिश होती है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सदाबहार वन भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है। जहाँ वर्षा अत्यधिक होती है वहाँ पे उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ऐसे वन जो सदैव हरे भरे रहते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा। उष्णकटिबंधीय वन क्या होते हैं? सदाबहार होते हैं, और ये उत्तरी पूर्वी भारत में मिलते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल बता ही दिया है, जैसे पश्चिमी घाट मेघालय में मिलते हैं। इसके बाद इसके एग्जाम्पल याद कर लीजिए। इसका एग्जाम्पल रहेगा महोगनी, रोजवुड वृक्ष, एबोनी, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। रोजवुड यहाँ दे ही रखा है। रोजवुड दे रखा है। एक और लिख लीजिए आप, महोगनी, महोगनी, महोगनी। अगला है एबोनी, एबोनी, एबोनी। ठीक है। ये कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। एग्जाम्पल से भी आ जाते हैं कि महोगनी कहाँ, कौन सा वृक्ष है, रोजवुड कहाँ पाया जाता है, तो उत्तरी पूर्वी भारत, मेघालय या पश्चिम घाट में पाया जाता है। अगला देख लेते हैं हम, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं वो इसी प्रकार के पाए जाते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन। ऐसे वन
जो ग्रीष्म काल में ऐसे वन जो ग्रीष्म काल के आरंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं पर्णपाती वन कहलाते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होते हैं, या उन्हें मानसूनी कहा जाता है, मतलब मौसम के हिसाब से अपना स्वरूप बदल लेते हैं, इसलिए इन्हें मानसूनी वन कहा गया है। गर्मी के दिनों में अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं और वर्षा के दिन में फिर से हरे भरे हो जाते हैं, इसे पर्णपाती वन कहते हैं और भारत में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल देख लीजिए, साल, शीशम, चंदन, बांस, सागौन, ये सभी जो वृक्ष है वो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अच्छा बताइए, मध्य प्रदेश में साल सागौन कहाँ पाया जाता है? साल सागौन भी होता है वो होशंगाबाद, हरदा वाले एरिया में साल सागौन, नर्मदा वाली घाटी में जो भी है वो साल सागौन, चंबल वगैरह वृक्ष पाए जाते हैं। अगला देख लेते हैं इसका ही टाइप, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। हमने सबसे पहले क्या देखा था, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, मतलब जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। फिर उससे कम जहाँ वर्षा होगी वहाँ कौन से वन पाए जाएंगे, पर्णपाती वन। और उससे भी कम जहाँ वर्षा होगी वहाँ कौन से वन पाए जाएंगे, कांटेदार या झाड़ियाँ। तो कांटेदार को हम देख लेते हैं, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ये छितरे हुए झाड़ी नुमा होते हैं। मैंने पहले कहा था जो झाड़ियाँ होती है, तो ये झाड़ी नुमा होते हैं। ये राजस्थान एवं दक्षिण प्रायद्वीपीय के शुष्क भागों में पाए जाते हैं। जहाँ वर्षा अत्यधिक कम होती है उन इलाकों में ये झाड़ियाँ पाई जाती है। और ये झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, राजस्थान और दक्षिण प्रायद्वीपीय के पठार में। दक्षिण प्रायद्वीपीय का एक पठार है जहाँ बारिश नहीं होती है, वो तमिलनाडु में आता है, तमिलनाडु का कुछ भाग। तो वहाँ जो पाया जाता है वो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। इन वनों की मुख्य प्रजातियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी प्रजातियाँ होती है, तो कीकर, बबूल, कैक्टस आदि पाए जाते हैं। ठीक है, आप इन एग्जाम्पल को अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम्पल से पूछ ले ये उष्णकटिबंधीय है, मानसूनी है, क्या है। ठीक है, अगला देख लेते हैं पर्वतीय वन। अब पर्वतीय वन क्या होंगे, हिमालय पर्वत तथा पश्चिम घाट के पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, पर्वत कहाँ है, एक हिमालय पर्वत है और एक और प्रायद्वीप का पठार, पश्चिमी घाट, जैसे चीड़, देवदार, ओक, चिनार, वालम आदि वृक्ष। मैंने फिर कहा है, आप इनके एग्जाम्पल याद कर लीजिए। ठीक है, चीड़, देवदार ये पर्वतीय वन है, हिमालय में पाए जाते हैं, पर्वत पे पाए जाते हैं। तो चीड़, देवदार, ओक, चिनार ये याद कर लीजिए। इसके बाद है प्रायद्वीपीय भारत में कौन से पाए जाएंगे, तो प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाएंगे पश्चिमी घाट में नीलगिरी, पलानी व अन्नामलई पहाड़ियों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यहाँ कौन से पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें इसे सोलाश कहा जाता है। इसमें लेरेल, सिनकोना और बेटल उपयोगी वृक्ष हैं। ठीक है, कौन सा है, लेरेल, सिनकोना और बेटल। ये कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कहाँ है, जो हमारा तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा केरल, ये सब भाग जो आएंगे वो कौन सा होगा, पश्चिमी प्रायद्वीपीय का पठार भी बोला जाता है और उसी में पश्चिमी घाट। यहाँ कुछ पर्वतीय इलाके हैं, जैसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, पलामी की पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलई की पहाड़ियाँ हैं। तो इन पहाड़ियों पे जो वृक्ष पाए जाते हैं वो इस टाइप के होते हैं। अगला हम टॉपिक देख लेते हैं, अगला ज्वारी वन। अब ज्वारी वन क्या होते हैं, जहाँ अत्यधिक ज्वार आते हैं। ज्वार कहाँ आते हैं, जो समुद्र के आसपास होंगे, समुद्र में ही ज्वार आते हैं। ज्वार भाटा, तो ज्वार भाटा कहाँ आते हैं, समुद्र के आसपास। तो ज्वारी वन भी कहाँ पाया जाएगा, समुद्र के आसपास। मतलब कि गंगा नदी के डेल्टाई भागों में ज्वारी वन पाए जाते हैं। अब गंगा नदी का डेल्टा कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। तो ये चीज़ अपने आप याद हो जाती है। तो पश्चिम बंगाल स्थित सुंदरवन डेल्टा। अब इसमें कितने क्वेश्चन छुपे हुए हैं। ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं,
गंगा के डेल्टाई भागों में। अब गंगा का डेल्टाई भाग कहाँ आ गया है, तो सुंदरवन डेल्टा कहाँ आ गया है, पश्चिम बंगाल में आ गया है। सुंदरवन डेल्टा का है पश्चिम बंगाल में। और ये कौन सी नदी के से बना है, तो गंगा नदी से। और इस सुंदरवन में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, मैंग्रोव। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंग्रोव वन ज्वारी वन का उदाहरण है और ये कहाँ पाया जाता है, सुंदरवन में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज क्या पढ़ा, प्राकृतिक संसाधन, कौन कौन से संसाधन हैं, उनका किस प्रकार से संरक्षण किया जा सकता है, भारत में कितने प्रकार के वन हैं, वनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। इन्हीं सब से रिलेटेड मैंने आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को कमेंट्स बॉक्स में, इनके आंसर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें और आपको जो भी समस्या है उससे संबंधित भी कुछ कमेंट्स आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो। इसके हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वनों का प्रत्यक्ष लाभ नहीं है, कौन सा नहीं है प्रत्यक्ष लाभ, बताइए फटाफट। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं है, नहीं लिखा हुआ है, जैसे प्रत्यक्ष लाभ नहीं है, तो उस नहीं को पहले आप अंडरलाइन कर लीजिए, गोला बना दीजिए कि आपको इस क्वेश्चन में क्या देखना है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सी बार प्रत्यक्ष लाभ है, मतलब ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है ऑक्सीजन मिलती है, फर्स्ट ऑप्शन आगे बढ़ गए, नहीं, इस नहीं पे कंसंट्रेशन करिए। और ये नहीं का आंसर लगभग तीसरा चौथा ही आता है, तो हम पहले 2-3 में इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हम वही आंसर लगा देते हैं, नहीं हमें पता ही नहीं चलता है, नहीं को हम लास्ट तक पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं, बहुत सी बार ऐसा होता है। तो नहीं जिस भी क्वेश्चन में आप पहले ही उसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अब इसमें क्या है, वनों का प्रत्यक्ष लाभ नहीं है, तो ऑक्सीजन की पूर्ति करना प्रत्यक्ष है। हम इस चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लिक हो जाएगा। वन पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करते हैं, वनों से औषधियाँ प्राप्त होती है और वनों से घरेलू उपभोग की वस्तुएं प्राप्त होती है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर कौन सा होगा, वन पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करते हैं। पर्यावरणीय संतुलन अप्रत्यक्ष है, वो हमें उसका इफेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से मिलेगा। प्रत्यक्ष रूप से क्या होगा, ऑक्सीजन मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, घरेलू उपयोग की वस्तुएं मिल रही है, तो ये सब क्या हो गई प्रत्यक्ष, जो हमें दिख रही है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। अगला है मैंग्रोव वृक्ष किन वनों में पाए जाते हैं, तो कौन से वनों में पाए जाते हैं आपको पता ही है अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से सुना होगा। हम आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, प्रोजेक्ट टाइगर आप सोचोगे यहाँ पे कहाँ से आ गया, तो वन संसाधन में वन्य जीव जंतु भी आते हैं, तो वन्य जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए हमने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। वो किया था हमने 1973 में, इंदिरा गांधी ने इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करी थी 1973 में। भारत में प्रथम वन नीति की घोषणा कब की गई, बताइए भारत में अब वन नीति क्यों आई, मतलब वनों की सुरक्षा या संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार वन नीति लेके आया था। अब ये वन नीति कब लेके आए थे, 1952 में प्रथम वन नीति आई थी। इसमें संशोधन करके जो अभी वन नीति चल रही है वो कब की चल रही है, 1988 की, 1988 की वन नीति वर्तमान में चल रही है। और सबसे पहली जो वन नीति थी वो कौन सी थी, 52 की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थापित है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, बताइए कहाँ पर स्थापित है, आप इसको कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर कल बताऊंगी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, सभी को पता है कब मनाया जाता है, आप कमेंट्स कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। देखेंगे हम ऊर्जा के परंपरागत
और गैर परंपरागत संसाधन, जो कि हमारे प्राकृतिक संसाधन और संरक्षण का एक और टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।